गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम तरुण कौशिक। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे थे कि भैया HTML के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाइए। तो फाइनली वो वीडियो आ चुकी है और आज की वीडियो के अंदर मैं पूरा कवर करने वाला हूँ HTML का कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल। और हम एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक। और मैं साथ के साथ टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दूंगा, जिससे आपको सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही अगर समझने हैं तो आप टाइम स्टैम्प पे जाके वहां पे जंप करके उस टॉपिक को समझ सकते हो। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो आपको कौन से कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है, वो आप टाइम स्टैम्प के साथ भी लिख के पूछ सकते हो। तो जल्दी से इस शानदार सी वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने इस वीडियो को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML एंड HTML एलिमेंट्स। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज HTML, सो बेसिकली HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज and HTML is a standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. So basically जो मैंने पॉइंट से लिखे हैं इनसे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। और जो हमारा HTML होता है वो एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे जिनसे मिलके HTML बनता है, और हम उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करके अपने वेब पेज के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेज, वीडियो। सो उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। एंड जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली उनकी मीनिंग ये होती है कि वो हमारे ब्राउजर को ये बताते हैं कि आपको इस एलिमेंट को किसकी फॉर्म में शो कराना है। जैसे मैं अगर बात करूँ पैराग्राफ एलिमेंट की, तो उसका मतलब ये है कि मैं उस एलिमेंट के अंदर जो भी लिखूंगा वो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ मुझे वेब पेज में शो होगा। सो बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट HTML। सो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML की फाइल का। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। सो बेसिकली जो हमारा डॉक टाइप HTML है ये इतना मेन नहीं है। मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स की बात करूँ तो जो बिगनर्स होते हैं वो इसे नहीं लिखते, लेकिन ये आपको लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे हमारे ब्राउजर को पता चलता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि HTML के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, HTML1, HTML2, HTML3। एंड जो हमारा टेस्ट वर्जन है HTML का वो है HTML5। इससे हमारे ब्राउजर को ये पता चलता है कि हम जो भी ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं एक कौन से HTML के वर्जन में फाइल क्रिएट हो रही है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ HTML की, तो ये हमारा HTML एलिमेंट है एंड ये हमारा रूट एलिमेंट है। इसके ही अंदर सारा कुछ जो भी कोड होता है HTML का वो इसी के अंदर होता है। जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं HTML के अंदर। उसके बाद है हेड टैग, आफ्टर दैट टाइटल एंड बॉडी, और उसके अंदर फिर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग और पैराग्राफ लिखा हुआ है H1, दिस इज अ हेडिंग एंड पैराग्राफ का अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे ये हमको शो हो रहा है दिस इज अ हेडिंग, जो कि एक हेडिंग की फॉर्म में शो हो रहा है, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा लार्ज। एंड ये जो पैराग्राफ है वो थोड़ा स्मॉल है एंड लाइट भी है, बोल्ड नहीं है, तो ये थोड़ा को पैराग्राफ की फॉर्म में शो हो रहा है। एंड इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे ब्राउजर को ये बताते हैं कि इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है वो किस एलिमेंट की फॉर्म में शो होगा। सो उसी फॉर्म में ये हमें भी शो हो रहा है। सो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे थे उनको यहाँ पे बताया हुआ है। सो द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, ये भी मैंने आपको बता दिया। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। अब मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे इन्फॉर्मेशन तब यूज़ होती है तब हमें हमारे पेज में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, या फिर हमें अपने पेज का जो अपने वेबसाइट का जो SEO है वो हमें अपग्रेड करना हो, तो उस चीज़ में हम मेटा टैग यूज़ करते हैं। और मेटा टैग के अंदर हम काफ़ी सारी
एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अपने HTML पेज से रिलेटेड। तो जो हमारा हेड एलिमेंट होता है उसके अंदर हम मेटा टैग लिखते हैं। उसके बाद है टाइटल। टाइटल के नाम से आपको पता चल रहा होगा, टाइटल इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं बेसिकली। एंड ये जो हमारा टाइटल एलिमेंट है इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो हमको वेब पेज पे शो नहीं होता है। वो जो हमारा टाइटल बार होता है ऊपर, उस पर हमारा टाइटल शो होता है, इसके अंदर आप जो भी लिखते हो। एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बॉडी एलिमेंट। उसके अंदर हम कंप्लीट कोड लिख के अंदर हम पूरे HTML का कोड लिखते हैं। जो भी हमें कुछ लिखना होता है, जो भी हमें वेबसाइट पे शो कराना होता है, वो हम बॉडी एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अंदर जो बेसिक टैग्स हैं वो उनका वर्क क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं। सो अभी हम आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक HTML का बेसिक पेज स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले होता है HTML और आप यहाँ देख सकते हो HTML क्लोज भी है। तो HTML के अंदर ही सारा कुछ आने वाला है। तो HTML के बाद होता है हमारा हेड टैग। तो बेसिकली हेड टैग के अंदर हम दो चीज़ें ऐड करते हैं। फर्स्ट वन इज मेटा टैग एंड सेकेंड वन इज टाइटल टैग। और उसके बाद हम हेड टैग को बंद करने के बाद उसके बाद आता है बॉडी टैग। और बॉडी टैग के अंदर हम जितना मर्जी चाहें उतना कंटेंट डाल सकते हैं, भर सकते हैं। हमको जितनी बड़ी वेबसाइट बनानी है, जितना बड़ा वेब पेज बनाना है, हम उतना ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम जो भी कंटेंट डालने वाले होंगे वो सारा का सारा हमें वेब पेज पर शो होगा। सो बॉडी टैग के अंदर हम मैं जैसे कि यहाँ पे H1 पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, उसके बाद हमने बॉडी टैग को बंद किया। सो ये बेसिक पेज स्ट्रक्चर हुआ है HTML का। सो इस तरीके से तो एंड ये चीज़ आपको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट था, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि जो हमारे मेन जो एलिमेंट्स है वो काम कैसे करते हैं। सो आगे चलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। सो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सिंपल है। जैसे मैं अगर पैराग्राफ टैग की बात करूं तो सबसे पहले हमको टैग का नेम लिखना होता है। अब टैग का नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो आपको सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी यूजफुल भी नहीं है। आप जैसे जैसे आगे आगे सीखते जाओगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेन जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, फिर आपको सिर्फ वही यूज़ करने होंगे एंड उन्हें आप करते करते सीख जाओगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड काफ़ी लोग ये बोलते हैं बिगिनर्स की, भैया क्या हम HTML के जितने भी टैग्स हैं सबको याद कर लें, सबका वर्क यूज़ सीख लें। नहीं, आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी यूज़ ही नहीं होते। सिर्फ कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 90% यूज़ होते हैं मोस्टली। सो आप वो जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करोगे तो आप वो अपना धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे। सो डेट्स ऑल। सो आपको यहाँ पर टैग नेम के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखना है और यहाँ पर टैग नेम को क्लोज कर देना है कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर H1 लिखा तो मैंने H1 के अंदर दिस इज़ अ हेडिंग कुछ भी कंटेंट डाल दिया और यहाँ पर मैंने H1 को क्लोज कर दिया। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे H1 को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने H1 को ओपन किया, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखा। तो इस तरीके से हमारा एक एलिमेंट डिफाइन होता है। और यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग। अब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे HTML एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं होता, एंड ऐसे एलिमेंट्स को हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। सो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनको बेसिकली हम कैसे यूज़ करते हैं, वो हम आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं उनमें देखने वाले हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब एक टैग को देख लेते हैं कि एक टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग का एग्जांपल लिया है। एक टैग को कुछ इस तरीके से सिंबल्स के साथ डिफाइन करते हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है ब्रैकेट, उसे बोलते हैं हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एंड इसे बोलते हैं हम ओपनिंग टैग। और जो हमारा राइट साइड का होता है ब्रैकेट, उसे बोलते हैं हम राइट एंगल ब्रैकेट। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। एंड बस इसको क्लोज करने के लिए हम इस फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। सो आई होप आपको HTML टैग की समझ में आगे होंगे कि एक हम टैग को कैसे लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और एक टैग के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं।
ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने बात की इंट्रोडक्शन टू HTML एंड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि HTML क्या होते हैं, HTML टैग्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है और VS कोड के अंदर मैं एक एमएट शॉर्टकट का यूज़ करूँगा जिससे मैं एक बेसिक लिख लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है ऑटोमेटिक। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटा टैग हम हेड टैग के अंदर मेटा टैग लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेटा टैग लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 मेटा टैग आए हैं। ये इतना यूज़फुल नहीं है तो इसे अभी हम हटा देते हैं। उप्स, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसे भी मैं हटा देता हूँ। और ये जो हमारा मेटा टैग है, ये मेटा टैग मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये बेसिकली जब हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तब यूज़ होता है। तो अभी ये भी हमारे किसी काम का नहीं है तो इसे हम अभी हटा देते हैं। और टाइटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल में यहाँ पे लिख देता हूँ HTML कोर्स और इसे मैं एक बार सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर अब बॉडी टैग के अंदर हम सारा कुछ लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे एक H1 हेडिंग लिखूँ तो मैं लिखूँगा H1 दिस इज़ अ हेडिंग। मैं करूँगा इसे सेव। तो अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो दिस इज़ अ हेडिंग। तो कुछ इस तरीके से हमको आउटपुट शो होगा। मैं अगर यहाँ पे एक पैराग्राफ और डाल दूँ तो और मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, इसे भी मैं सेव कर दूं और अब आउटपुट देखें इसका तो आप देख सकते हो दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो कुछ इस तरीके से HTML वर्क करता है और एक बेसिक हम चीज़ें इस तरीके से उसके अंदर एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन टू HTML एंड व्हाट आर HTML एलिमेंट्स। अभी हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, HTML हेडिंग, पैराग्राफ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड HTML कमेंट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं HTML हेडिंग्स की। बेसिकली HTML हेडिंग्स का यूज़ करके हम HTML के अंदर टाइटल्स एंड सब टाइटल्स लिख सकते हैं। एंड जो हमारी HTML हेडिंग्स होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं। H1 से लेके H6 तक हम उनको इस तरीके से यूज़ करते हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। एंड जो हमारी H1 होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब है आप ऐसे बोल सकते हो वो सबसे लार्ज होती है हेडिंग दिखने में। और अगर मैं H6 की बात करूं तो वो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। इसका मतलब वो सबसे साइज में सबसे छोटी होती है। और हम H1, H2 को एज अ टाइटल की तरह यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो दिखने में काफ़ी लार्ज होती हैं। और हम H5 एंड H6 का एज अ सब टाइटल यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखने में छोटी स्मॉल होती हैं। डेट्स ऑल अबाउट HTML हेडिंग। हम H1 से लेके H6 तक HTML हेडिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसा कहीं पे फिक्स नहीं है कि आपको कब कौन सी हेडिंग यूज़ करनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो ठीक लगे आप उसी हेडिंग को यूज़ कर सकते हो। डेट्स ऑल अबाउट हेडिंग। अभी हम आगे चलते हैं। आगे है HTML पैराग्राफ्स। बेसिकली HTML पैराग्राफ्स के अंदर HTML पैराग्राफ्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। और सेम चीज़ HTML हेडिंग के अंदर भी है। HTML जो हेडिंग्स होती हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। और HTML पैराग्राफ के अंदर हम एक पैराग्राफ टाइप लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम P टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ हमको शो होगा। ये काफ़ी सिंपल है हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। अभी हम आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। HTML contains several elements for defining text with a special meaning। बेसिकली HTML के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक स्पेशल टाइप के टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं बात करूं B टैग तो इससे हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग से भी हम इसे अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं जिससे थोड़ा हमें अलग लगे, इम्पोर्टेंट लगे। आई टैग का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं।
EM टैग का यूज़ करके हम अपने टैग को एम्फेसाइज्ड टैग कर सकते हैं, मतलब वो थोड़ा इटैलिक जैसा लगता है, थोड़ा स्पेशल टेक्स्ट हम बोल सकते हैं उसे। सो इस तरीके से कुछ टेक्स्ट हैं, लाइक स्मॉल से हम स्मॉल कर सकते हैं, सब से हम सब स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सब से हम सुपर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूले या फिर हम केमिस्ट्री की इक्वेशन से लिख रहे हो, उस टाइम पे ये सब और सब टैग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो ये कुछ हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट होते हैं, तो अभी हम इनका प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कैसे इन्हें हम यूज़ करते हैं। सो इसके बाद मैं कमेंट की और बात कर लेता हूँ, हम HTML कमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर सोर्स कोड। सो बेसिकली आप कमेंट के अंदर कुछ भी लिखते हो वो हमें ब्राउज़र पे शो नहीं होता है, उससे हमारे आउटपुट पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उससे कोई अफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है तो फिर हम कमेंट लिख क्यों रहे हैं। सो बेसिकली जब आप एक बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाने जाते हो वहाँ पे आपको HTML कमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप वहाँ पे मेंशन कर देते हो कि पार्टिकुलर जो पार्ट है ये इस चीज़ के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर, और ये वाला जो पार्ट है ये इस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर। और कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लिखना हो अपने लिए या फिर आप एज अ टीम काम कर रहे हो तो एज अ टीम के लिए, तो आप वहाँ पे उसे कमेंट की तरह लिख सकते हो जो कि हमारे आउटपुट में ही अफेक्ट नहीं करेगा और आप उसे अच्छे से समझ भी पाओगे। सो इसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अभी हम हेडिंग, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड कमेंट्स को अच्छे से समझने वाले हैं प्रैक्टिकल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट वाली पार्ट में हेडिंग और पैराग्राफ ऑलरेडी बता दिए थे, और मैं एक बार आपको, लेकिन मैंने आपको सिर्फ H1 बताया था। सो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 और इसके अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज़ अ हेडिंग 2, और यहाँ पे मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ H1 के अंदर। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं कर दूंगा पेस्ट, और अब मैं इनकी नेम चेंज कर दूंगा बस H3, और यहाँ मैं कर दूंगा H4, और यहाँ मैं कर दूंगा H5। इसी तरीके से मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ H3, H4 एंड H5। अब मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा H3, H4 और H5। अब मैं यहाँ पे एक बार और पिच कर लेता हूँ H6 के लिए, तो मैं इसे H6 कर दूँगा, यहाँ भी कर देता हूँ और यहाँ भी कर देता हूँ। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और अब मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो हमारी H1 से लेके S6 हेडिंग्स हैं वो शो होंगी हमको। तो जो हमारी H1 है वो सबसे बड़ी है, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3 एंड जो हमारी H6 है वो सबसे स्मॉल हेडिंग है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर लास्ट जी शायद मुझसे हट गया था तो मैं यहाँ पर जी लिख देता हूँ। ओके, सो अब आप देख सकते हो। सो ये होती है हमारी HTML हेडिंग्स। सो आई होप आप HTML हेडिंग्स को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं अगर पैराग्राफ की बात करूं तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप सिंपल P टैग के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और मैं इसे सेव करता हूं। तो अभी आप देख सकते हो दिस इज़ अ पैराग्राफ। सो काफ़ी सिंपल है। सो इसके बाद अब मैं बात करता हूं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। तो जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो हम सिंपल अब अपने जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट थे उनका यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टैग था वो था B टैग। तो सबसे पहले हम बोल्ड टैग का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसके अंदर B टैग लिख दूँ और इसे मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर B, और इसे मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे रख देता हूँ और मैं इसे सेव करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा पैराग्राफ था वो बोल्ड हो गया है। सो इस तरीके से हम B टैग का यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से हम जो हमारे अदर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हैं उनका भी यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं अब लिख देता हूँ I, तो मैं यहाँ पे भी I कर दूँगा। तो ये हमारा इटैलिक भी हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा इटैलिक हो गया। और अगर मैं यहाँ कर देता हूँ अंडरलाइन, और यहाँ भी मैं अंडरलाइन कर दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इसके अब टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन भी आ चुकी है। और
अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ EM और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ EM, तो ये देखिए ये थोड़ा इटैलिक की फॉर्म में हमको शो होगा। और इसके अलावा हमारे जो भी टेक्स्ट थे, जैसे कि ये था हमारा मार्क वाला, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्क की काफ़ी यूजफुल टैग है, इसे आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे ये देखिए, अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप मार्क टैग का यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टैग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है ये। ये थे हमारे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। एक बार मैं आपको सब और सब भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, बिकॉज वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सपोज करिए मुझे यहाँ पर लिखना है x²+2, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा x और उसके बाद मैं सब टैग का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा स्क्वायर और सब टैग के बाहर मैं लिख दूँगा +2। अब मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो x²+2 ये का एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमको शो हो रहा है। इस तरीके से आप सब टैग का यूज़ कर सकते हो। एंड सेम फॉर सुपर, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी अगर स्मॉल में लिखना चाहता हूँ, सपोज करिए मैं लिखना चाहता हूँ CS2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा CS2 और इसे मैं से हटा देता हूँ और सब की जगह मैं लिख दूंगा सब, और इसे मैं करूँगा सेव। तो ये देखिए CH2। तो इस तरीके से आप सब और सब का यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टैग्स हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ HTML कमेंट की। तो HTML कमेंट के लिए पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ, ओके। तो अब मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखने वाला हूँ और कमेंट के लिए आपको ये कमेंट का सिंटेक्स होता है। बेसिकली ये कमेंट का सिंटेक्स है, इसी सिंटेक्स के अंदर आपको अपना कमेंट लिखना है। अगर आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हो तो वो कमेंट नहीं माना जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ कमेंट, तो अभी मैंने मैंने कमेंट लिख दिया। और अगर अभी मैं देखूँ आउटपुट, तो ये देखिए मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज मैंने इसे कमेंट की फॉर्म में लिखा है। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट दिखाई तो इसका आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप कमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अभी हमने बात कर ली है HTML हेडिंग की। एंड HTML हेडिंग पैराग्राफ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड HTML कमेंट्स क्या होते हैं, ये था हमारा पार्ट 2। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। गाइस, थर्ड पार्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ HTML कलर्स एंड लिंक्स के बारे में। HTML कलर्स एंड लिंक्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर। हम इससे अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कलर्स को ऐड कर सकते हैं और अपने वेब पेज को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और एंड लिंक्स का तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हम काफ़ी सारी लिंक्स को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML कलर्स के बारे में। बेसिकली HTML कलर्स आर स्पेसिफाइड विद प्रीडिफाइंड कलर नेम्स और विद RGB, हेक्स, HSL, RGBA और HSL वैल्यूज़। ये सब क्या है? बेसिकली हम HTML कलर्स को डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं HTML के अंदर। ये हमारी टाइप्स हैं। सबसे पहला सिंपल टाइप है, कलर का नेम लिख दो, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपको कलर यूज़ करना है आप सिंपल उसका नेम लिख दो और आपका वो कलर हो जाएगा। या फिर आप RGB वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो, आप हेक्स वैल्यू यूज़ कर सकते हो, आप HSL वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो। और 2 वैल्यूज़ और हैं, RGBA एंड HSLA। हम इन सभी वैल्यूज़ को भी समझने वाले हैं जल्दी कि ये क्या होती हैं और इनका यूज़ करके हम कैसे कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ सिंपली राइट कलर नेम। तो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे अगर मुझे बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर रेड। अगर मुझे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट कलर ग्रीन। अगर मुझे मैंने बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है, अगर मुझे उसका कलर चेंज करना है तो मैं लिखूँगा बॉर्डर कलर ब्लू। कुछ इस तरीके से आप सिंपल कलर का नेम लिख के HTML
कलर का नेम लिख के अपना बैकग्राउंड कलर या फिर अपना टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। और मैं अब नेक्स्ट वैल्यू की बात करूं जो कि है RGB। सो बेसिकली RGB का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेके 255 तक होती हैं। सो बेसिकली हम रेड की जो वैल्यू है उसको 0 से 255 तक सेट कर सकते हैं, एंड सेम फॉर ग्रीन एंड ब्लू। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताऊं, बैकग्राउंड कलर आप कुछ इस तरीके से इसको लिखोगे RGB 000, इसका मतलब होगा ब्लैक कलर, मतलब जो रेड है उसकी वैल्यू है 0, ग्रीन है उसकी वैल्यू है 0 और ब्लू है उसकी वैल्यू भी है 0। सबकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब कलर होगा ब्लैक। और अगर मैं इसकी वैल्यू को फुल कर दूं, अगर जैसे कि अगर मैं 255 कर दूं रेड, ग्रीन, ब्लू सभी की वैल्यूज़ को, उसका मतलब होगा वाइट कलर। एंड अगर आप इसके बीच में वैल्यूज़ लिखते हो तो उसके हिसाब से जो कलर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, एंड ये कॉम्बिनेशन होगा रेड, ग्रीन और कलर का। सो आप इस तरीके से RGB का भी यूज़ करके HTML कलर्स का यूज़ कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है RGB है। सो बेसिकली RGB और RGB सेम है, बस इसमें एक काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है जो कि है ओपेसिटी। सो बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा, ए का मतलब है अल्फा, मतलब ओपेसिटी। तो बेसिकली ओपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to 1.0, मतलब आप 0 से लेके 1.0 के बीच में ओपेसिटी दे सकते हो। 0 का मतलब होगा कुछ भी ओपेसिटी नहीं होगी, और 1 का मतलब होगा ओपेसिटी फुल होगी। सो अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर RGB 20, 45, 54 एंड 0.5। सो 0.5 का यहाँ पे मतलब है जो मेरी ओपेसिटी है वो 50% है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो भी कलर सेट किया है वो सिर्फ वो 50% उसकी ओपेसिटी होगी, 50% वो फुली विजिबल नहीं होगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन RGB एंड RGBA। सो हम आगे देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट वैल्यू है हेक्स वैल्यू, HEX। इसे हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं #RRGG एंड BB। यहाँ पे R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन एंड B का मतलब है ब्लू। एंड इन्हें हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ कहते हैं, जो कि 0 से लेके FFF के बीच में होती हैं। जैसे कि हमारे डेसिमल थी 0 to 255, सेम यहाँ पे 0 से FFF के बीच में है यहाँ पे वैल्यूज़। और अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं बैकग्राउंड कलर, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है #0000 एंड 00। इसका मतलब है रेड की वैल्यू है 0, ग्रीन है उसकी वैल्यू भी 0 है, और जो ब्लू है उसकी वैल्यू भी 0 है, इसलिए हमको ब्लैक कलर शो होगा। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ #FFFFF, इसका मतलब रेड की वैल्यू F होगी, G की वैल्यू भी F होगी एंड B की वैल्यू भी F होगी, इसका मतलब फुल वैल्यू होगी, इसलिए इसका जो वो होगा बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा वाइट। सो इस तरीके से हम हेक्स वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। हैज़ लिख के उसके बाद हम जो RGB की वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली वैल्यू की जो की है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। सो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ह्यू इज अ डिग्री ऑन द कलर व्हील वेयर फ्रॉम 0 to 360. 0 is red, 120 is green and 240 is blue. Saturation is a percentage value. 0% means a shade of grey and 100% is the full color. Lightness is also a percentage value. 0% is black and 100% is white. सो बेसिकली ये हमारी HSL वैल्यू, और इसके अंदर तीन वैल्यूज़ होती हैं ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। सो जो सैचुरेशन एंड लाइटनेस होती है उसे हम परसेंटेज की फॉर्म में यूज़ करते हैं। और जैसे अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0 ह्यू एंड 100% सैचुरेशन एंड 50% लाइटनेस। सो उससे हमें क्या हुआ कि हमें एक रेड कलर आउटपुट में मिल जाएगा। और जो लास्ट वैल्यू है HSLA, उसमें भी सेम वही डिफरेंस है ओपेसिटी वाला, तो इसके अंदर भी हम
ओपेसिटी ऐड कर सकते हैं एंड उसकी वैल्यू सेम है 0 to 1.0। सो डेट्स ऑल अबाउट HTML कलर्स। तो इस तरीके से हम 4-5 तरीके से हम HTML कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो पहले हम इस HTML कलर्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। HTML कलर्स का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सो हम आते हैं इसके अंदर और यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को होने देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा कलर। और अब मैं सबसे पहले कलर का नेम लिखता हूँ सिंपल। तो सपोज करिए मैं लिख देता हूँ रेड और मैं करूँगा इसे सेव। तो अभी आप देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो चुका है। और अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं कलर की जगह लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर और इसे मैं सेव करूंगा। तो आप देख सकते हो जो पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया है। सो इस तरीके से आप पैराग्राफ किसी भी टैग के अंदर जाके स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसके अंदर इन प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर RGB वैल्यू वगैरह यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर और कलर के अंदर मैं लिख देता हूँ RGB और अगर मैं RGB के अंदर लिख देता हूँ 0 0 एंड 0 तो ये हमारा ब्लैक हो जाएगा। एंड बाई डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है तो ब्लैक ही है तो हमको पता नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पर फुल वैल्यू कर देता हूँ जैसे कि 255 एंड 255 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 255। तो अभी हमको वाइट दिखाई देगा। ये देखिए अभी इसका कलर वाइट हो चुका है। और मैं इसमें कुछ भी वैल्यू जैसे मैं इसे 25 कर दूँ और इसे मैं 55 कर दूँ और इसे मैं 255 भी रहने देता हूँ। तो अब इसका कलर हो गया कुछ डार्क ब्लू टाइप। सो इस तरीके से आप RGB वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। और मैं अगर इसके अंदर ओपेसिटी डालना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा RGBA और 255 के बाद मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा। जैसे सपोज करिए मैं लिख देता हूँ 0.5। सो अब इसकी ये थोड़ा आपको लाइट दिख रहा होगा, इसकी ओपेसिटी 50% हो चुकी है। सो इस तरीके से हम ओपेसिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट HTML कलर्स। अगर मैं आपको और भी वैल्यू यूज़ करके दिखाऊँ तो RGB की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगा HSL और HSL के अंदर यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। ह्यू में लिख देता हूँ 45 एंड सैचुरेशन में कर देता हूँ 50% एंड लाइटनेस में कर देता हूँ 100%। तो अभी मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये हमको शो नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें मैंने सैचुरेशन एंड लाइटनेस सेट की हुई है। तो अगर मैं लाइटनेस को 50% कर दूं तो ये देखिए ये कुछ गोल्डन टाइप जैसा कलर हमको यहाँ पर शो हो रहा है। सो इस तरीके से आप HSL वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको HTML कलर्स अच्छे से समझ में आगे होंगे। HTML कलर्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं HTML लिंक्स के बारे में। HTML लिंक्स क्या होती हैं। सो बेसिकली लिंक्स का मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में समझा देता हूँ जल्दी से। सो लिंक्स का एक सिंटेक्स होता है AHREF और उसके अंदर हम लिखते हैं URL और उसके बाहर हम लिखते हैं उसका टेक्स्ट। जैसे कि जो हमारा A टैग है उसे हम बोलते हैं एंकर टैग और इसके अंदर हम अपनी लिंक को ऐड करते हैं बेसिकली। और हमारा ये HREF और ये आप यहाँ पे HREF देख रहे हो, ये हमारा HREF एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट के अंदर हम अपनी लिंक को ऐड करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक ऐड की हुई है codingmasterweb.com और इसके अंदर हम डबल ब्रैकेट्स के अंदर अपनी लिंक को ऐड करते हैं और इस टैग को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं और जब हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमने जो भी लिंक उसके अंदर लिखी होगी वो ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको इसका जल्दी से प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा AHREF और इसके अंदर मैं कुछ भी लिंक डाल दूँगा। जैसे सपोज करिए मैं अपनी वेबसाइट की लिंक ही डाल देता हूँ HTTPS एंड यहाँ पे www.codingmasterweb.com और अब मैं इसे क्लोज करूँगा टैग को। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर। इसे मैं करूँगा सेव
तो अभी यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो चुकी है, क्लिक हियर, और मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा तो अभी मैंने इंटरनेट ऑफ कर रखा है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो तो लेकिन आप यहाँ पे एड्रेस में देख सकते हो मेरी वेबसाइट खुल चुकी है codingmasterweb.com। सो इस तरीके से आप एक लिंक को क्रिएट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है HTML लिंक्स जो कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपको HTML कलर्स एंड HTML लिंक्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। HTML कलर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, HTML लिंक्स क्या होती हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है, उससे हम कैसे यूज़ करते हैं। सो ये था हमारा पार्ट 3 और अभी हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं HTML इमेजेस के बारे में अपने 4th पार्ट में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर। हम अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हैं और अपने वेब पेज को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो बेसिकली HTML इमेजेस क्या होती हैं और हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ HTML इमेजेस क्या होती हैं। सो बेसिकली द HTML इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज। सो बेसिकली आप IMG टैग का यूज़ करके अपने वेब पेज के अंदर एक इमेज को ऐड कर सकते हो। The image tag is empty. It contains attributes only it and does not have a closing tag. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे HTML टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। सो अगर मैं इमेज टैग की बात करूं तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। बेसिकली ये एक एम्प्टी टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। हाँ, लेकिन इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब आप बोलोगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भैया। सो बेसिकली HTML एट्रीब्यूट्स को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एक एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम अपने HTML टैग के साथ यूज़ करके उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे अगर एक पैराग्राफ टैग है उसके अंदर मैं कलर, बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकता हूँ HTML एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। सो उससे जो मेरा पैराग्राफ होगा वो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। सो डेट्स ऑल अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स। अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं, इमेज टैग। सो बेसिकली हम IMG टैग का यूज़ करके इमेजेस को अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसका सिंटेक्स होता है वो होता है IMG SRC। और SRC के अंदर आप URL लिखते हो अपनी इमेज का, या तो आप अपनी इमेज का नाम डाल सकते हो या फिर आप उसकी लिंक भी डाल सकते हो। और ऑल्ट एक और एट्रीब्यूट होता है, ऑल्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है। एंड इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो हमको तब से होता है जब हमारी इमेज किसी प्रॉब्लम की वजह से वेब पेज पर शो नहीं हो रही होती है। एंड आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अगर इमेज शो नहीं हो रही होती है तो उसकी जगह कुछ टेक्स्ट लिखा आता है जहाँ पे उस इमेज का नाम लिखा जाता है या फिर कुछ इशू होता है तो वही चीज़ है ऑल्ट टेक्स्ट में। सो बेसिकली SRC का मतलब है स्पेसिफाइज द पार्ट टू द इमेज। सिंपल सा हम यहाँ पे लिंक डालते हैं। ऑल्ट जो है हम यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखते हैं जो कि इमेज तब शो नहीं होती है, उस टाइम पर ये टेक्स्ट शो होता है। ओके, सो अभी हम चलते हैं आगे देख लेते हैं। सो आगे हम इमेज साइज, विड्थ एंड हाइट। सो बेसिकली हम इमेज की विड्थ एंड हाइट भी सेट कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से अपने वेब पेज के अंदर सेट कर सकते हैं। सो द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स ऑलवेज डिफाइन द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स। सो बेसिकली हम पिक्सल्स जो हमारी यूनिट होती है उसकी फॉर्म में ही हम विड्थ और हाइट को देते हैं। सिंटेक्स की मैं अगर बात करूं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल सिंटेक्स है। आपको सब इतना सा लिखना है, विड्थ इक्वल टू जितनी भी आप विड्थ देना चाहते हो, 500 पिक्सल, 600 पिक्सल, 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, जितने भी आप देना चाहते हो आपकी चॉइस है। और हाइट भी आप जितनी भी देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, इट्स योर चॉइस। सो ये था हमारा एक बेसिक सिंटेक्स। हम विड्थ और हाइट को भी कैसे ऐड कर सकते हैं अपने इमेज टैग के अंदर। इसके बाद मैं बात करूं बैकग्राउंड इमेज। आप इमेज को एज अ बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। ना ही आप सिर्फ इमेज को इंपोर्ट बल्कि आप इमेज को बैकग्राउंड इमेज की तरह भी यूज कर सकते हो। टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज ऑन एन HTML एलिमेंट यूज द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट एंड द CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। सो हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे URL और URL के अंदर मैं अपनी इमेज की लिंक या इमेज का नेम डाल दूंगा और वो हमारे वेब पेज में एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट
हो जाएगी। ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। इसके बाद मैं बात करूं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी क्या होती है। सो इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द एलिमेंट, द इमेज विल रिपीट इटसेल्फ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अंटिल इट रीचेज द एंड ऑफ द एलिमेंट। जैसे अगर मैंने एक इमेज को एज अ बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज की फॉर्म में सेट किया और वो इमेज काफ़ी छोटी थी, तो वो इमेज क्या करेगी कि वो मेरे पूरे वेब पेज में रिपीट होती रहेगी, वो बार बार आती रहेगी जब तक वो मेरे वेब पेज को फुल नहीं कर देगी, जो मेरी स्क्रीन है उसको फुल नहीं कर देगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का। सो बेसिकली आप इसके अंदर बैकग्राउंड रिपीट के अंदर आप नो रिपीट लिख के इस चीज़ को रिमूव कर सकते हो। फिर जो आपकी इमेज है वो सिर्फ एक बार ही दिखाई देगी, वो बार बार रिपीट नहीं होगी। सो दैट्स द यूज़ ऑफ बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, जो कि है बैकग्राउंड कवर। इफ यू वांट द बैकग्राउंड इमेज टू कवर द एंटायर एलिमेंट, यू कैन सेट द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी टू कवर। Also to make sure the entire element is always covered, set the background attachment property to fix। So basically जो हमारा background cover प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या है कि हम सबसे पहले जो इसका एट्रीब्यूट है उससे हम लिखते हैं बैकग्राउंड साइज एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट। सो बेसिकली क्या होगा, अगर मुझे मेरी जो इमेज है वो साइज में काफ़ी छोटी है, वो मेरे पूरे फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही है, तो और अगर मुझे उसे अपनी पूरी स्क्रीन पे लेके आना है तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और मैं लिखूँगा बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से क्या होगा कि जो मेरी इमेज होगी वो मेरे पूरे वेब पेज में मेरी पूरी स्क्रीन में काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। सो डेट्स ऑल अबाउट HTML इमेज। अभी हमने थ्योरी देख ली है HTML इमेज से रिलेटेड, अभी हम प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लिंक को हटा देता हूँ और इसके अंदर अब हम इमेज टैग का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने अपने फोल्डर के अंदर ऑलरेडी एक इमेज डाली हुई है, तो इसके अंदर अब मैं सिंपल इमेज टैग का यूज़ करूँगा और मैं इसका लिखूँगा इमेज SRC और इसके अंदर अब मैं अपनी जो इमेज का नाम है वो डाल दूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग मास्टर ऑफिशियल logo.png और मैं इसे यहाँ से बंद क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं अभी मैंने यहाँ पे अपनी इमेज सक्सेसफुली इंपोर्ट कर ली है। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इमेज इंपोर्ट कर ली है कोडिंग मास्टर। और अगर मैं इसमें ऑल टेक्स्ट यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँगा ALT और ऑल्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। सपोज करिए मैं लिख देता हूँ कोडिंग मास्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी आपको ऑल्ट दिखाई नहीं देगा बिकॉज अभी हमें इमेज हमारी सक्सेसफुली दिखाई दे रही है। सो इस तरीके से हम अपनी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे इसे एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है तो मैं वो भी इसे यूज़ कर सकता हूँ। और मैं इसे एज अ बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ और अब इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिखूँगा बॉडी और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड इमेज में मैं डाल दूँगा URL और URL के अंदर मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूँगा कोडिंग मास्टर ऑफिशियल logo.png और मैं इसे सेव करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी इमेज स्क्रीन साइज से छोटी होगी तो वो रिपीट होगी और ये इमेज रिपीट हो रही है, लेकिन ये काफ़ी बेकार लग रही है ऐसे रिपीट होकर। तो मैं इसे सेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा
बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ मैं कर दूंगा नो रिपीट। अब मैं इसे सेव करूँगा तो ये देखिए अभी मेरी इमेज रिपीट नहीं हो रही है और ये अब एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट हो चुकी है, लेकिन इसका साइज़ कम है इसलिए हमारे पूरे वेब पेज में नहीं फिट हुई है। तो इसे फिट करने के लिए मैं अपनी बाकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसे मैं कर दूँगा फिक्स्ड एंड बैकग्राउंड साइज़ में कर दूँगा कवर। मैं करूँगा इसे सेव और अभी अब आप आउटपुट देख सकते हो, जो मेरी इमेज है वो मेरे पूरे वेब पेज में सेट हो चुकी है। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से आप HTML इमेज का यूज़ कर सकते हो, एज आ इमेज की तरह एज आ इमेज उसे इंपोर्ट कर सकते हो या फिर एज आ बैकग्राउंड इमेज भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको HTML इमेज भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा HTML इमेज क्या होता है और हम इसे अपने कोड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा 4th पार्ट HTML इमेज एंड अभी हम चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ। सो गाइज अब मैं बात करने वाला हूँ HTML टेबल्स एंड लिस्ट के बारे में 5th पार्ट के अंदर, एंड ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे HTML टेबल्स की। HTML टेबल्स क्या होती हैं? सो बेसिकली अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम्स। सो बेसिकली आपको पता ही होगा एक टेबल क्या होती है। सिंपल रोज एंड कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम टेबल कहते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे कुछ रोज एंड कॉलम्स हैं। सो हम आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ HTML के टैग्स दिए हुए हैं, टेबल टैग्स, जिनका यूज़ करके हम एक HTML टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैग की अगर मैं बात करूँ जो कि है टेबल टैग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग है एंड की रूट एलिमेंट है टेबल का। सो हम टेबल टैग का यूज़ करके एक टेबल टैग को डिफाइन करते हैं, एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल सिंपल है, डिफाइन सा टेबल। सेकंड की अगर मैं बात करूँ TH, और तो ये है डिफाइन सा हेडर सेल इन अ टेबल। तो जो हमारा TH होता है वो हमारा जो हेडर सेल होता है उसे डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब ये हेडर सेल क्या होता है ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं TR। सो TR बेसिकली रो को डिफाइन करने के लिए काम आता है। आप TR का यूज़ करके एक रो क्रिएट कर सकते हो HTML टेबल्स के अंदर। नेक्स्ट है TD। आप TD का यूज़ करके एक सेल क्रिएट कर सकते हो HTML टेबल्स के अंदर। इसके बाद ये कुछ और टैग्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनका हम यूज़ इतना नहीं करते, लेकिन ये जो मैंने पहले 4 टैग्स बताए इनका यूज़ हम 90% करते हैं। टेबल टैग, इसके बिना तो टेबल बन ही नहीं सकती। TH हेडिंग क्रिएट करने के लिए, TR रो क्रिएट करने के लिए, TD सेल क्रिएट करने के लिए, और ये हमारे ये उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैप्शन की, तो ये हमारा टेबल कैप्शन लिखने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद मैं बात करूँ कॉल ग्रुप्स की, कॉल की, टी है, टी बॉडी, तो ये हम तब यूज़ करते हैं तब हम एक बहुत बड़ी हेडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये अभी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी मैं आपको जो HTML टेबल टैग्स के अंदर जो मेन टैग्स हैं उन्हें समझा देता हूँ। सो अभी हम आगे चलते हैं। ये हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट से पहले हम टेबल टैग को समझ लेते हैं। सो HTML कोड के अंदर आता हूँ मैं और इसे हटा देता हूँ। अब इसके अंदर हम एक टेबल टैग को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे टेबल, और तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा TR, क्योंकि मुझे एक रो क्रिएट करनी है तो मैं लिखूँगा TR। और अब TR के अंदर मैं TD का यूज़ करूँगा सेल्स क्रिएट करने के लिए। तो मैं TD के अंदर लिख दूँगा, सपोज करिए मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और मैं एक और TD लेता हूँ और लास्ट नेम। तो मैं ये और मैं एक TD ऑल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगा रोल नंबर, और मैं इसे सेव करता हूँ। और इसके बाद मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए, और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये हमारा सेकंड रो हुई, जो मैंने सेकंड टीआर डिफाइन किया, इसका मतलब ये मेरी सेकंड रो है। तो इसके अंदर मुझे इनकी वैल्यूज डालनी होंगी। तो फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ तरुण, और लास्ट नेम में लिख देता हूँ कौशिक, और रोल नंबर की जगह मैं ऐसा करता हूँ मैं एज लिख देता हूँ, एज ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं एज की जगह लिख दूँगा
21 और मैं करता हूँ इसे सेव। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी एक टेबल बन के तैयार हुई। फर्स्ट नेम तरुण, लास्ट नेम कौशिक, एज 21। तो एक्चुअली मैं इसमें एक और सेल ऐड कर दी, एक और रो ऐड कर देता हूँ, इससे ये आपको टेबल थोड़ी अच्छे से दिखे एंड समझ में आए। तो इसके अंदर राहुल और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ शर्मा और एज में लिख देता हूँ 24। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे TR भी क्लोज़ करना पड़ेगा। मैं इसे करता हूँ इसे सेव। तो अभी आप देख सकते हो आपको ये कुछ टेबल सी दिख रही होगी। ऊपर थी हमारी हेडिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, नीचे ये पहली वाली रो है एंड ये सेकंड वाली रो है। ये एक बेसिक मेथड हुआ टेबल क्रिएट करने का। एंड आपको अगर ये थोड़ी अभी कन्फ्यूजन जैसी लग रही है तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, टेबल के अंदर एक बॉर्डर ऐड कर देता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छे से और क्लियर हो जाए। मैं लिख दूंगा बॉर्डर 3 पिक्सल और मैं यहाँ से इन पॉइंट्स को भी हटा देता हूँ। ये मैंने ऐसे ही लगा दिए थे तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो अब देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि HTML टेबल कैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट की। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज तरुण कौशिक 21 एंड राहुल शर्मा 24। तो ये एक छोटी सी टेबल क्रिएट की जिसके अंदर मैंने 3 रोज का किया और उन्हीं 3 रोज के अंदर मैंने 3 सेल्स का भी यूज़ किया। तो इस तरीके से आप एक बेसिक टेबल क्रिएट कर सकते हो। और अगर और मैंने यहाँ पर टेबल टैग का भी यूज़ कर लिया, TR टैग का भी यूज़ कर लिया एंड TT टैग का भी यूज़ कर लिया, लेकिन एक टैग हमारा अभी भी बचा हुआ है, वो है TS टैग। सो TS टैग बेसिकली इसका मतलब है, TS मतलब टेबल हेडिंग। सो यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है। डेफिनेटली तो सब पे टॉप पे हमने लिखा हुआ है वो हमारी एज आ हेडिंग की फॉर्म में यूज़ होंगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज। तो इन्हें हम तो यहाँ पे हम टी की जगह लिख देंगे TH और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा TH और यहाँ पे भी मैं इसे TH कर देता हूँ बिकॉज जो फर्स्ट वाला TR है वो मेरी पूरी हेडिंग है, तो मैं इसे पूरा TH कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है हमारी HTML टेबल। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज तरुण कौशिक 21 राहुल शर्मा 24 एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमारी HTML टेबल। और ये मैंने एक सिंपल सी एक बेसिक टेबल तैयार की है। तो इस तरीके से आप एक बेसिक HTML टेबल क्रिएट कर सकते हो इन टैग्स का यूज़ करके। एंड इन टैग्स का यूज़ क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ये था हमारा HTML टेबल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि HTML लिस्ट। सो बेसिकली HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। जैसे कि आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है सेम आइटम्स की, तो उस जगह पे आप अपने वेब पेज के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो लिस्ट टैग का यूज़ करके। सो बेसिकली HTML लिस्ट के अंदर लिस्ट 2 टाइप्स की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। और आपको नाम से पता चल रहा होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि उनमें काउंटिंग नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग नहीं है। और अगर मैं ऑर्डर लिस्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काउंटिंग है 1 2 3 और आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो, वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो बेसिकली जब आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो आप UL टैग का यूज़ करते हो। UL और UL के अंदर आप कितने भी आइटम्स को ऐड कर सकते हो LI टैग के अंदर। सो बेसिकली आप कुछ इस तरीके से कोड लिखोगे UL के अंदर LI और आप जितने चाहो आप ऐड कर सकते हो, कॉफ़ी टी मिल्क, फिर आप उस टैग को क्लोज कर दोगे। सेम फॉर ऑर्डर लिस्ट, आप यहाँ पे सिर्फ OL लिखोगे, उसे OL से कन्वर्ट कर दोगे और उसके अंदर आप आइटम्स लिखोगे और वो आपको एज आ काउंटेबल लिस्ट की फॉर्म में आपको शो होगा। और इसके कुछ टैग्स हैं, अगर मैं बात करूँ UL टैग की, सो UL जो टैग है वो हमारा ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है, OL टैग हमारा ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है, जो हमारा LI है वो हमारा लिस्ट आइटम है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हम लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे 3 टैग्स और आते हैं DL DT एंड DD। सो जो हमारा DL है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है। सो जो हमारे बाद के 3 टैग हैं ये इन्हें हम इतना यूज़ नहीं करते। तो जो हमारे फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करके ही हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं।
तो अभी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका जल्दी से। तो मैं टेबल को यहाँ से हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं अब लिखूँगा, और सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर UL, और UL के अंदर मैं लिख दूँगा LI, और LI के अंदर मैं लिख दूँगा HTML। और अब मैं इसे जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। सपोज करिए मुझे 4 आइटम्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर 4 बार लिखूँगा ये, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा CSS, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा React.js, और मैं इसे सेव करूँगा। अभी आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन के तैयार हो गई है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड React.js। अब इसे मुझे ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं सिंपल UL की जगह लिख दूंगा OL, और नीचे भी मैं ऐसे OL कर दूंगा। मैं ऐसे करूँगा इसे सेव। तो अब आप देख सकते हो अब ये काउंटेबल फॉर्म में हमको शो हो रहा है 1 2 3 4, और आप इस 1 2 3 4 को चेंज भी कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो VS कोड के अंदर 5 ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप 1 2 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, आप ABCD की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर आप छोटी वाली जो ABCD है उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो, और आप रोमन नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मैं अगर ABCD वाला चूज़ करूं तो मैं इसे सेव करूंगा, तो अभी हमको यहाँ पे ABCD की फॉर्म में शो होने लगेगा। और मैं अगर इसे भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे कर दूंगा फर्स्ट की फॉर्म में, तो ये हमको रोमन नंबर्स की फॉर्म में शो होने लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कुछ इस तरीके से आप OL एंड UL का यूज़ कर सकते हो और एक HTML लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट HTML टेबल्स एंड HTML लिस्ट। सो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आगे होंगे, HTML टेबल्स एंड लिस्ट। सो ये था हमारा 5th पार्ट। अभी हम चलते हैं हमारे 6th पार्ट की तरफ। सो गाइस 6th पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है HTML के अंदर। ये हमको आना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन, मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि जो पैराग्राफ है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, जो हेडिंग्स हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी न्यू लाइन से स्टार्ट होने वाले HTML एलिमेंट्स हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। मतलब पैराग्राफ हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हेडिंग्स हमारी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, स्ट्रेचेस आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन। जैसे मैंने पैराग्राफ लगा और उसमें मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा P, लेकिन वो वर्ड एक पूरी जो लाइन होगी उसको कवर अप कर लेगा, वो इसलिए उन्हें हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, जैसे कि एड्रेस, DT, HR, सेक्शन एंड टेबल टैग भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है। और यहाँ पर पैराग्राफ टैग भी है, यहाँ पर हेडिंग्स भी हैं। तो काफ़ी सारे हमारे HTML एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की। HTML इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। जो इनलाइन एलिमेंट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, वो सेम लाइन में स्टार्ट होते हैं। एन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज विड्थ एज नेसेसरी। जैसे मैं आपको अगर लिंक टैग की बात करूँ तो लिंक टैग जो है वो सिर्फ उतनी ही विड्थ लेता है जितनी विड्थ में हमने उसे लिखा है। जैसे मैंने लिंक में लिखा था विजिट वेबसाइट, तो वो टेक्स्ट जितने विड्थ में मैंने लिखा था सिर्फ उतनी ही विड्थ वो टैग लेगा। उसके बाद में ए टैग के बाद में एक और लिंक सेम लाइन में ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से इसमें और भी काफ़ी सारे टैग्स दिए हुए हैं। बी टैग भी है, बोल्ड टैग एंड सब टैग भी हैं, और भी काफ़ी सारे कीवर्ड इसमें दिए हुए हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। सो आगे देखते हैं।
अब ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर दो सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं जिनका हम अपने HTML के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और तो जो कि हैं div एलिमेंट एंड स्पैन एलिमेंट। अब div जो एलिमेंट है वो एक कंटेनर एलिमेंट है, और द div एलिमेंट इज ऑफन यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। तो जो हमारा div एलिमेंट है वो एक कंटेनर एलिमेंट है, और बेसिकली div एलिमेंट का काम क्या होता है, div एलिमेंट के अंदर हम बहुत सारे HTML एलिमेंट्स को कंटेन करके उसका एक ग्रुप टाइप क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड जो हमारा स्पैन एलिमेंट है, स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्क अप अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली जो स्पैन एलिमेंट है, स्पैन एलिमेंट ऐसे इनलाइन कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर एक छोटे से पार्ट को उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टाइलिंग ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। अभी मैं इनको आपको प्रैक्टिकली जाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस लिस्ट को हटा देता हूँ और मैं बात कर लेता हूँ पहले div एलिमेंट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा div। सो गाइस अब इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। सो पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ छोड़िए, मैं इसके अंदर एक H1 हेडिंग डाल देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1, और इसी तरह से मैं नीचे अब H2 हेडिंग डाल देता हूँ, और H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग 2। मैं करता हूँ इसे सेव, और अब यहाँ उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ अ हेडिंग 1, दिस इज़ अ हेडिंग 2। सो अब आप बोलोगे इसको div के अंदर डालने से क्या हुआ। सो HTML के अंदर इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इसकी CSS करने जाओगे और आपको H1 और H2 के अंदर सेम CSS लिखनी होगी, सेम कोड अगर लिखना है, तो उस टाइम पे div एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बिकॉज आप div एलिमेंट का यूज़ करके सिर्फ एक बार स्टाइलिंग CSS उसकी लिख सकते हो, और वही एक बार जो आप CSS लिखोगे वो दोनों हेडिंग्स पे अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिक। सो ये एक बहुत बड़ा वो फ़ायदा होता है div एलिमेंट का यूज़ करने का। आप एक ग्रुप बना के उन पे सेम प्रॉपर्टीज़ एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो। और अब मैं बात करूँगा अगर स्पैन एलिमेंट की, तो मैं यहाँ से सिंपल पहले div को हटा देता हूँ, और मैं से H2 को भी हटा देता हूँ। और अब मुझे स्पैन एलिमेंट अप्लाई करना है। तो मैं अब अगर ये चाहता हूँ कि मैंने जो ये लिखा हुआ है दिस इज़ अ हेडिंग 1 को भी मैं हटा देता हूँ, और दिस इज़ अ हेडिंग, अब मुझे जो मैंने लिखा है ये हेडिंग, ये मुझे थोड़ा अलग स्टाइल करना है जो मैंने पहले लिखा था दिस इज़ अ इससे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्पैन टैग का यूज़ करूँगा, और स्पैन टैग के अंदर इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इसे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्पैन टैग यूज़ करके मैंने इस जो हेडिंग वाला वो था टेक्स्ट, उसे मैंने अलग कर लिया है। अब मैं CSS के अंदर स्पैन टैग लिख के इसकी अलग से स्टाइलिंग कर सकता हूँ। बिकॉज मैं अगर H1 टैग की स्टाइलिंग करने जाऊंगा तो ये जो स्टाइलिंग होगी वो पूरे H1 पे अप्लाई होगी, लेकिन अगर मैं स्पैन का यूज़ करके स्टाइलिंग करूंगा वो सिर्फ हमारे जो हेडिंग मैंने टेक्स्ट है उस पर अप्लाई होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, स्टाइल, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर अब मैं लिखूँगा स्पैन, और स्पैन में मैं कलर सेट कर देता हूँ ब्लू। तो मैं उसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो अब आप आउटपुट देखिए दिस इज़ अ हेडिंग। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्पैन जो टैग था उसके अंदर मैंने सिर्फ हेडिंग लिखा था, तो मैंने स्पैन के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई की CSS की वो सिर्फ हमारे इसी पार्ट पे अप्लाई हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूँ और H1 के अंदर मैं कलर सेट करूँ ग्रीन,
और मैं अब आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये देखिए, तो जो मेरी अब बाकी जो टेक्स्ट होगा उसका कलर हो जाएगा ग्रीन, लेकिन जो मेरा स्पेन वाला टेक्स्ट होगा उसके अंदर वही कलर होगा जो मैंने स्पेन के एलिमेंट के अंदर सेट किया है CSS के अंदर। सो आई होप आपको स्पेन एलिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्पेन एलिमेंट क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। और मैं साथ में आपको डिव एलिमेंट भी यूज़ करके दिखाई देता हूँ। पहले मैं आपको डिव एलिमेंट यूज़ करके दिखाना भूल गया था, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं S2 हेडिंग डाल देता हूँ। S2 दिस इज़ अ हेडिंग 2 और एक जगह मैं इस कर देता हूँ और यहाँ से मैं स्पेन को भी हटा देता हूँ। अब स्पेन का हमने देख ही लिया है और मैं इसे H1 कर देता हूँ। अब स्टाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा डिव, ओके, और डिव के अंदर मैं इसका कर दूँगा मैं कलर रेड। तो अभी आप आउटपुट देखिए, जो मेरी दोनों वो थी हेडिंग H1 और H2 वो दोनों ही रेड कलर की होंगी, दोनों पे एक साथ मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की। लेकिन अगर मैं सिर्फ H1 के अंदर करता वो सिर्फ H1 में होती है अप्लाई, और मैं H2 में करता वो सिर्फ H2 में अप्लाई होती। तो ये होता है फ़ायदा डिव एलिमेंट का यूज़ करने का। आप एक ग्रुप बना के एलिमेंट्स का उन पे एक साथ काफ़ी सारी CSS की स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आपको ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स में डिफरेंस पता चल गया होगा क्या होता है, और डिव एलिमेंट और स्पेन एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। सो ये था हमारा 6th पार्ट। अभी हम चलते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ क्लासेस एंड आईडीज़ के बारे में। HTML क्लासेस क्या होती हैं और HTML आईडीज़ क्या होती हैं। सो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ क्लास attribute, so the HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. Multiple HTML elements can share the same class. सो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे क्लास एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं कि आप काफ़ी सारे HTML एलिमेंट्स के अंदर सेम क्लास डिफाइन कर सकते हो, और फिर आप उस सेम क्लास में एक बार CSS की स्टाइलिंग करके उस स्टाइलिंग को मल्टीपल HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अगर इसका सिंटेक्स बताऊं तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिव, और डिव के अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे डिव का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। सो आपको डिव और स्पेन टैग अच्छे से आना ही चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिव, और डिव के अंदर मैं लिखूंगा क्लास, और अब मुझे क्लास के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखनी है, जो भी मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ। अब वो नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है सिटी, और सिटी रख के मैंने इसके अंदर जो भी मुझे HTML लिखनी थी वो मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब मुझे अगर इसकी स्टाइलिंग करनी है तो सपोज करिए मैंने इस डिव के अंदर H1 लिखा, H2 लिखा, एक मैंने लिखा पैराग्राफ। अब मैंने 3 अलग अलग चीज़ें लिखी, लेकिन मुझे स्टाइलिंग सबकी सेम करनी है। एक बार क्लास लिख के सिटी मैं क्लास का नाम लिखूँगा, और CSS के अंदर मैं डॉट के साथ उस क्लास का नाम लिख के उसके अंदर जो भी स्टाइलिंग करूँगा वो स्टाइलिंग इस डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब पे एक ही बार में अप्लाई हो जाएगी। और ये जो मैंने डॉट सिटी लिखा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। हम एक HTML क्लास को CSS के अंदर इसी तरह से लिखते हैं, ऐसे ही हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ। डॉट सिटी मतलब सिटी नाम की एक क्लास HTML के अंदर डिफाइन की गई है। सो आगे देखते हैं, आगे हमारा ID एट्रीब्यूट। अब ID एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। जो क्लास है उसके अंदर आप एक ग्रुप बना सकते हो, आप बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम क्लास रख सकते हो, लेकिन ID मतलब यूनिक, आपको एक एलिमेंट की एक ही ID रखनी है। अब आप बोलो कि भैया इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका यूज़ यहाँ पे है जब आप काफ़ी सारे सेम एलिमेंट्स यूज़ करते हो। जैसे आपने 3-4 पैराग्राफ्स यूज किए और आपको सबकी अलग अलग स्टाइलिंग करनी है, आपको सब में अलग अलग कलर देना है, तो आप उनके अंदर एक ID डिफाइन कर सकते हो जो कि उनकी एक यूनिक ID होगी, और आप उस ID का यूज़ करके उसकी स्टाइलिंग अलग अलग कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है div ID, उसके अंदर आपको जो भी नाम है वो लिखना है, और यहाँ पे इस बार आपको हैशटैग लिखना होगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID। जो हमारी क्लास है उसे हम डॉट के साथ लिखते हैं, और जो हमारी
आईडी होती है उसे हम हैशटैग के साथ लिखते हैं। तो हम लिखेंगे हैशटैग सिटी और इसके अंदर आप जो भी CSS लिखोगे वो हमारे HTML के अंदर अप्लाई हो जाएगी। सो ये होती है हमारी क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिव और मैंने डिव के अंदर 2 हेडिंग लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं डिव के अंदर एक क्लास डिफाइन कर दूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा मैं इसके अंदर क्या लिखूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंटेनर। तो कंटेनर मैंने क्लास का नाम लिख दिया और इसके अंदर 2 हेडिंग्स हैं H1 और H2। और चलिए मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ और डाल देता हूँ, ठीक है। सो मैं लिखूँगा दिस इज़ अ पैराग्राफ, ओके। और अब मैं स्टाइलिंग के अंदर मैं अपनी CSS स्टाइलिंग के अंदर आऊँगा। बेसिकली मैं यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज़ कर रहा हूँ और जो हमारी इनलाइन CSS होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है CSS की लेक्चर में कि हम इनलाइन CSS को कैसे यूज़ करते हैं सिंपल स्टाइल टैग का यूज़ करके। तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा, वो चीज़ आपको ऑलरेडी आती होगी। तो अब यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर मैं जो मेरी वो थी क्लास में उसका नाम लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा डॉट के साथ में उसका नाम लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर और डॉट कंटेनर के अंदर में अब मुझे स्टाइलिंग करनी है इसकी, जो भी मैं करना चाहूँ। तो सपोज करिए पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगा रेड और इसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड करूँगा जो मैं कर देता हूँ येलो में कर देता हूँ। और अभी मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखिए दिस इज़ अ हेडिंग 1, दिस इज़ अ हेडिंग 2 एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ। सब में सेम बैकग्राउंड कलर है और सबका टेक्स्ट कलर भी सेम है। तो इस तरीके से आप क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो और डिव एलिमेंट के साथ। और अगर मैं आईडी एट्रीब्यूट की बात करूँ और यहीं पे तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसे हटा देता हूँ स्टाइल टैग के अंदर से। और अब यहाँ पे मैं H1 के अंदर अलग से एक आईडी लिखूँगा और उसका नाम मैं रख दूँगा HEA1। और H2 के अंदर मैं एक आईडी और डिफाइन करूँगा, इसका नाम मैं रख दूँगा HEA2। और पैराग्राफ के अंदर भी मैं एक और आईडी डिफाइन करूँगा और इसका नाम मैं रख दूँगा PARA। और अब CSS के अंदर मैं हैशटैग लिख के लिखूँगा HEA1 और HEA1 के अंदर मैं कुछ भी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। सपोज करिए मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू और जो हमारी H2 हेडिंग है उसे मैं लिखूँगा HEA2 और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। और जो हमारा पैराग्राफ है हैशटैग, ये जो हमारा पैराग्राफ है हैशटैग पैरा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कलर रेड। मैं इसे सेव करूँगा। तो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, जो हमारे तीनों H1 H2 और पैराग्राफ थे सबका टेक्स्ट कलर अलग अलग है। दिस इज़ अ हेडिंग 1, दिस इज़ अ हेडिंग 2 एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ। सो इस तरीके से हम आईडी का यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। और अगर यहाँ पे सेम पैराग्राफ भी लिख दूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ पैराग्राफ और इसके अंदर मैं लिख दूँ दिस इज़ अनदर पैराग्राफ और मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। और तो अब आप आउटपुट देखिए तो यहाँ पे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज मैंने ये जो पैराग्राफ था इसके अंदर मैंने आईडी लिख के इसमें CSS लिखी है। अगर मैं यहाँ पे आईडी कुछ और लगा दूँ, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे पैरा1 और तो पैरा1 के लिए मैं अलग से CSS लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पैरा1 लिख दूँगा और अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो ये देखिए अब इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो अपने HTML कोड के अंदर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब भी कोई बड़ी वेबसाइट बनाने जाते हैं तो वहाँ पे हम इनका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, डिव एलिमेंट का, क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट्स का। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो ये था हमारा 7th पार्ट। अभी हम चलते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ। सो गाइस 8th पार्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ HTML फॉर्म्स के बारे में, जो कि HTML के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। और HTML फॉर्म्स के बारे में हम देखने वाले हैं। और HTML फॉर्म्स के साथ साथ मैं एक टॉपिक को और कवर करने वाला हूँ इसमें, जो कि है आई फ्रेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको आई फ्रेम्स बता देता हूँ क्या होता है ना, कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आई फ्रेम्स का।
तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा होगा आई फ्रेम्स क्या होते हैं। सो बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ आई फ्रेम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम आई फ्रेम्स के अंदर हम HTML में अपने वेब पेज के अंदर एक और फ्रेम ऐड कर देते हैं और उस फ्रेम के अंदर हम कोई भी वेब पेज कोई भी पेज को एम्बेड कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ H2 और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग। ओके, अब मैं आई फ्रेम टैग का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा आई फ्रेम। अब मैं लिखूँगा SRC। तो मुझे अब SRC के अंदर वो लिंक देनी होगी जिस लिंक को मैं अपने वेब पेज के अंदर एम्बेड कराना चाहता हूँ। मतलब सपोज करिए मैंने किसी वेबसाइट की लिंक दी तो वेबसाइट मेरे वेब पेज के अंदर ही एक फ्रेम के अंदर ओपन होगी। तो सपोज करिए मैं इसके अंदर कुछ भी लिंक दे देता हूँ। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे खोलता हूँ और मैं यहाँ पे न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और इनकी वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इनकी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और अब आप देख रहे हो कि ये जो वेबसाइट है ये पूरे एक पेज में ओपन हो रही है, राइट। ओके, सो मैं इसे अब क्लोज कर देता हूँ और इस SRC के अंदर मैं इस लिंक को पेस्ट करूँगा और मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूँगा और अभी मैं इसे सेव करता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये अभी आप देख सकते हो एक फ्रेम बनके तैयार हो चुका है और ये देखिए इस फ्रेम के अंदर जो मेरी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है वो खुल चुकी है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है न्यूटन स्कूल की वो सक्सेसफुली इस एक फिक्स फ्रेम के अंदर खुल चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इसकी हाइट विड्थ को भी सेट कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, काफ़ी सिंपल है। तो मैं लिख दूंगा हाइट और सपोज करिए हाइट मैंने लिख दी 200 पिक्सल और विड्थ मैंने लिख दी 400 पिक्सल। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, तो अब इसकी जो हाइट और विड्थ है वो फिक्स हो चुकी है जो मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया था इसकी। और अभी आप आउटपुट में देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो मेरी न्यूटन स्कूल की जो वेबसाइट है वो इस पार्टिकुलर फिक्स फ्रेम के अंदर ओपन हो रही है। तो मैं इसके अंदर भी एक चीज़ और दे सकता हूँ जो कि है टाइटल भी मैं इसके अंदर दे सकता हूँ। तो टाइटल में लिख दूँ यहाँ पे न्यूटन स्कूल वेबसाइट। मैं इसे सेव करता हूँ। तो आपको टाइटल नहीं दिखाई दे रहा होगा बिकॉज हमने जब HTML इमेज के बारे में बात की थी तो मैंने इमेज के अंदर एक ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया था। तो तब मैंने ये बात बोली थी कि जब वो इमेज शो नहीं होगी तब वो आपको टेक्स्ट उसकी जगह पे शो होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। जब ये लिंक जब ये यहाँ पर जो भी पेज होगा वो आपको शो नहीं होगा, उस टाइम पर ये जो टाइटल होगा ये आपको शो होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आई फ्रेम्स क्या होते हैं। बेसिकली आई फ्रेम्स की हेल्प से आप अपने ही वेब पेज के अंदर एक पार्टिकुलर हाइट एंड विड्थ का फ्रेम क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आप किसी भी वेब पेज की लिंक, किसी भी वेबसाइट की लिंक को या फिर अपनी ही HTML की किसी और फाइल की लिंक को एम्बेड कर सकते हो और वो उस फ्रेम में अच्छे से शो होगा। सो ये था हमारा आई फ्रेम। अब हम बात कर लेते हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। तो HTML फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं हम। सो बेसिकली HTML फॉर्म्स क्या होते हैं। एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। ये हमको पता ही है कि जो HTML फॉर्म्स होते हैं वो जो हमारा यूज़र होता है उससे डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। द यूज़र इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंट टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करता है वो बेसिकली सर्वर के पास जाती है प्रोसेस होने के लिए।
और जो सिंटेक्स होता है HTML फॉर्म का वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये आप देख सकते हो, हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमको जो भी लिखना होगा फॉर्म के अंदर रिलेटेड। अब फॉर्म के अंदर भी काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज़ होते हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से आप एक सिंटेक्स लिख सकते हो HTML फॉर्म का, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म का टैग होता है, जैसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो है द इनपुट एलिमेंट। तो द इनपुट एलिमेंट क्या होता है? एन इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। सो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल डाली हुई है, तो उसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इसका काम क्या है? डिस्प्ले द सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। सो बेसिकली इस टैग के अंदर अपन क्या करते हैं, इनपुट जो टैग है उसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखते हैं कि ये कौन सा टाइप है। इसका मतलब कि हम जो भी डाटा अपना इनपुट देने वाले हैं वो किस टाइप का होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका मतलब ये एक बॉक्स बना देगा जो कि सिंपल एक टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होगा। इस सेकंड है इनपुट टाइप रेडियो बटन्स जो होती हैं सेलेक्ट करने वाली, वो उस टाइप की बटन्स अगर हमको क्रिएट करनी है तो वो हम इनपुट टाइप रेडियो से क्रिएट कर सकते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, अगर हमको चेकबॉक्स क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने कोई फॉर्म बनाया और फॉर्म के अंदर मुझे कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जिसके अंदर मुझे चेकबॉक्स बनाने हैं, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनपुट टाइप और टाइप में लिखूँगा चेकबॉक्स। नेक्स्ट है इनपुट टाइप सबमिट मतलब सबमिट बटन। आप सबमिट बटन पर अगर आप इनपुट टाइप सबमिट करते हो और जैसे कि जब हम फॉर्म में चीज़ें फिलअप करते हैं और लास्ट में लिखा होता है सबमिट, और तब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा सर्वर पे सेंड हो जाता है। तो वही चीज़ है ये इनपुट टाइप सबमिट। आप अगर सबमिट लिखते हो तो एक बटन सी क्रिएट हो जाएगी जिस पे क्लिक अगर आप करते हो तो आपका डाटा सर्वर पे सेंड हो जाएगा। लास्ट है इनपुट टाइप बटन। नाम से पता चल रहा है, आप इससे एक बटन बना सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट एलिमेंट क्या होता है। इनपुट एलिमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एंड फॉर्म्स के अंदर इनपुट एलिमेंट ही सब कुछ है, आप इसके बिना कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी मैंने आप एक फॉर्म का एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ और बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग लिखा, और फॉर्म टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एक और टैग का यूज़ किया, लेवल टैग। लेवल फॉर एफ नेम, फर्स्ट नेम, लेवल क्लोज, एंड यहाँ पे मैंने बी आर टैग की यूज़ किया। एंड बी आर टैग मैं आपको बता दूँ, अगर मैंने आपको अभी तक बी आर टैग के बारे में नहीं बताया है, तो बी आर टैग बेसिकली एक एज आ एंटर की तरह काम करता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, आई फ्रेम को मैं हटा ही देता हूँ, ये तो अपन ने समझ ही लिया है। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। बी आर टैग काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसे हम छोटी छोटी चीज़ों के अंदर काफ़ी यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर बी आर टैग लगा, एंड बी आर टैग इज़ अ एम्प्टी एलिमेंट, तो आपको इसे क्लोज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बी आर टैग लगा, तो अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसमें इनमें कितना सारा गैप आ गया। तो आप बी आर टैग का यूज़ करके एक लाइन को छोड़ के जो अगला कंटेंट होगा वो एक लाइन छोड़ के ही आएगा। मेरा ये कहने का मतलब था बी आर टैग का ये यूज़ है। ओके, चलिए, तो अब मैं यहाँ पर फॉर्म पे वापस आता हूँ और आपको मैं एग्जांपल ये बता रहा था। तो यहाँ पे लिखा है लेवल फॉर एफ नेम, फर्स्ट नेम, एंड लेवल क्लोज। उसके बाद हमने इनपुट एलिमेंट का यूज़ किया और इनपुट टाइप हमने लिखा टेक्स्ट, और इसके अंदर मैंने आईडी का भी यूज़ किया है, एंड दो एट्रीब्यूट का मैंने यूज़ और किया है, नेम एंड वैल्यू। इसके बाद मैंने फिर से लेबल टैग का यूज़ किया और इस बार मैंने लिखा लास्ट नेम।
और इनपुट टाइप, और मैंने फिर से इनपुट टैग यूज़ किया और इस बार भी मैंने सेम एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया, टाइप, आईडी, नेम एंड वैल्यू। अब ये एट्रीब्यूट्स है क्या वो ज़रा देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा आउटपुट आएगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम लिखाएगा पहले, उसके बाद बॉक्स बनाएगा, उसके बाद लास्ट नेम लिखाएगा और फिर बॉक्स बनाएगा, और बॉक्स के अंदर आप जो भी टाइप लिखोगे उस टाइप का बॉक्स वो बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों बार ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप इस बॉक्स के अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, अब हम सबसे पहले टैग की बात कर लेते हैं, जो कि है लेवल टैग। सो बेसिकली लेवल टैग क्या होता है? लेवल टैग के अंदर आप जैसे एक लेवल टाइप क्रिएट कर सकते हो। मतलब मैं आपको बताऊं, आप उस पार्टिकुलर उस चीज़ को एक पहचान दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम था, तो मैंने फर्स्ट नेम को लेवल करके पहचान दे दी, और लेवल 4 के अंदर मैंने उसको नाम लिख दिया एफ नेम। तो मैंने फर्स्ट नेम को एफ नेम के नाम से एक पहचान दे दी। आप कुछ ऐसे समझ सकते हो लेवल टैग को। ओके, और इनपुट टाइप मैंने आपको बता ही दिया है। इनपुट टाइप के अंदर जो आईडी है, ये आपको बताइए आईडी क्या होती है। एंड नेम और वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो वैल्यू का मतलब है आप वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू दोगे वो इस बॉक्स में फिल हो जाएगी। तो वैल्यू तो काफ़ी सिंपल है, आप वैल्यू में मैंने लिखा है तरुण, तो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं तो वो चीज़ फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और जो नेम है, सो बेसिकली नेम के अंदर आप वो वैल्यू लिखोगे जो आप लेवल टैग के अंदर लिख रहे हो, जिससे कि वो आपस में कनेक्टेड होंगे और ये पता चल जाएगा कि वो चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने यहाँ पर लेवल टैग के अंदर लिखा हुआ है एफ नेम, और मैंने यहाँ पे भी नेम के अंदर लिखा हुआ है एल नेम, तो ये आपस में कनेक्टेड है, ये चीज़ हमको पता चल जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हुआ HTML फॉर्म क्रिएट करने का। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है फॉर्म का, वो है एक्शन एट्रीब्यूट। अब एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म सबमिटेड। Usually the form data is sent to a file on the server where when the user clicks on the सबमिट बटन। जो हमारा एक्शन एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम एक लिंक डालते हैं। अब वो लिंक कौन सी लिंक होती है ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करने जाते हैं, सबमिट करने के बाद वो कौन सी जगह पे जाके वो फॉर्म सबमिट होगा, कौन से पेज पे जाके वो फॉर्म सबमिट होगा, उस पेज की लिंक हम इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर डालते हैं। और इसे हम सबसे स्टार्टिंग में ही डालते हैं। जैसे हम फॉर्म टैग को स्टार्ट करते हैं तभी हम एक्शन लिख के उसके अंदर जो भी हमारा पेज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्शन पेज डॉट PHP। तो जब अगर इस फॉर्म के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं और कोई यूजर इसमें डाटा डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो उसका डाटा इस पेज पे जाके सेव हो जाएगा एक्शन पेज डॉट PHP। तो बेसिकली जो हमारा एक्शन एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम वो उस लिंक को डालते हैं, उस पेज की लिंक को डालते हैं जिस पेज पे जो यूजर का डाटा है वो सबमिट होने वाला है। सो आइए आपको समझ में आ गया होगा एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है। आगे चलते हैं। अब हम फॉर्म के दूसरे सेकंड इम्पोर्टेंट टैग की एट्रीब्यूट की बात करने वाले हैं, जो कि है टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है? द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रेस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। इसका कहने का मतलब है जो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट होता है, जैसे हमने किसी फॉर्म को सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद जो भी लिंक वगैरह है जो ओपन होगी, तो वो लिंक हमारे उसी पेज में ओपन होगी या फिर वो न्यू पेज में ओपन होगी। उस चीज़ को जो है ये टारगेट एट्रीब्यूट देखता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ब्लैंक और सेल्फ। अगर मैं टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर दूँ ब्लैंक, इसका मतलब द रेस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द न्यू विंडो टैब। इसका मतलब मैं अगर टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर ब्लैंक वैल्यू सेट कर दूं तो जो भी लिंक ओपन होगी वो न्यू पेज में ओपन होगी, उसके लिए एक अलग से न्यू टैब ओपन होगा, ना कि उसी सेम पेज के अंदर।
और अगर मैं सेल्फ लिख दूं तो सेल्फ के अंदर मेरे उसी पेज के अंदर मेरे उसी टैब के अंदर एक जो नई लिंक खुलने वाली होगी वो उसी पेज में शो होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब आगे है द मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट भी एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है HTML फॉर्म्स के अंदर। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड to be used when submitting the form data. The form data can be sent as URL variables with method get or as HTTP post transactions with method post. ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जो हमारा मेथड जो एट्रीब्यूट है उसका मतलब ये है जब आप अपने डाटा को सबमिट कर रहे होगे सर्वर पे तो आपका डाटा जब सर्वर पे सबमिट होने के लिए जा रहा होगा तो सेफ होगा या नहीं होगा, मतलब वो सेफ्टी के साथ जाएगा या फिर वो अनसेफ्टी के साथ जाएगा। क्या उसे कोई बीच में भी उसे हैक कर सकता है आपके डेटा को या फिर नहीं कर सकता। तो वो जो चीज़ें हैं उनमें हमारा मेथड एट्रीब्यूट यूज़ होता है। अब इसके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, गेट और पोस्ट। सो गेट जो वैल्यू है आप ऐसे समझ लीजिए कि गेट वैल्यू जो है वो सेफ वैल्यू नहीं है और जो पोस्ट वैल्यू है वो सेफ वैल्यू है। आप जब भी यूज़ करो तो आपको हमेशा पोस्ट मेथड ही यूज़ करना है और आपको गेट मेथड यूज़ नहीं करना है। सो ये मैंने आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया कि मेथड एट्रीब्यूट क्या होता है। सो अभी हम फॉर्म का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके, सो चलिए। तो हम सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है मैं इस एग्जांपल को ही उठाने वाला हूँ, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपको मैं एग्जैक्टली इसी एग्जांपल को समझा सकूँ। तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसे मैं पेस्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है, फर्स्ट नेम तरुण एंड लास्ट नेम कौशिक। अब मैं यहाँ से अगर इस वैल्यू को हटा दूँ तो ये जो बॉक्स होंगे ये एम्प्टी बॉक्स आएंगे। तो इनके अंदर फिर मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ तरुण और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कौशिक। तो कुछ इस तरीके से आप एक बेसिक HTML फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो अभी हम एक एक करके जो हमने अलग अलग इनपुट टैब्स के बारे में बात की थी वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो यहाँ पे हो ही गया है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ रेडियो बटन्स के बारे में, तो आप रेडियो बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टाइप और इस बार में टाइप कर दूँगा रेडियो और इसके अंदर अब मैं लिखूँगा इसकी आईडी। तो वो मैं कर देता हूँ, आईडी में कुछ भी लिख सकता हूँ। तो सपोज करिए मैं आईडी कर देता हूँ HTML और नेम में कर देता हूँ रेडियो बटन। ओके, और वैल्यू में कर देता हूँ HTML। तो ये रेडियो बटन बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। तो आईडी में कर दूँगा CSS और वैल्यू भी मैं कर दूँगा इसकी CSS। यहाँ पे मैं इसकी आईडी कर दूँगा जावास्क्रिप्ट और वैल्यू के अंदर मैं पूरी जावास्क्रिप्ट लिख दूँगा। यहाँ पे मैं एक BR टैग भी लगा देता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन में आए। ओके, और यहाँ पे मैं लेवल टैग का भी यूज़ करूँगा। तो लेवल टैग के अंदर मैं लेवल 4 लिखूँगा और लेवल 4 के अंदर मैं रेडियो बटन ही डाल देता हूँ, रेडियो बटन। और अब इसके अंदर मैं लिख दूँगा HTML और
इसी तरह से मैं इसे यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा CSS और इसी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जावास्क्रिप्ट। अब मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी रेडियो बटन बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं CSS पे करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और मैं जावा स्क्रिप्ट करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इनको भी थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ BR टैग का यूज़ करके, जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा और यहाँ पे मैं एक BR टैग और लगा देता हूँ। तो अभी ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी आप देख सकते हो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडियो बटन्स तैयार हो गई हैं। आपको इन तीन में से कोई एक चूज़ करना तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ओके, ये देखिए, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप रेडियो बटन्स क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको इन पे चेक बॉक्स भी क्रिएट करना है तो आप चेक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको चेक बॉक्स भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ साथ में। सो बेसिकली चेक बॉक्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं रेडियो बटन वाले को कॉपी कर लेता हूँ जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दूँगा। जो रेडियो टाइप है, रेडियो टाइप से मैं कर दूँगा चेक बॉक्स, और चीज़ें मैं सेम रहने देता हूँ। ओके, और सिंपल मैं सभी जगह पे रेडियो टाइप से चेक बॉक्स कर दूँगा, और यहाँ पे भी मैं रेडियो से चेक बॉक्स कर देता हूँ। मैं इसे सेव करूँगा, एक BR टैग मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, और ये देखिए। तो यहाँ पे अब हमने चेक बॉक्स भी क्रिएट कर लिया है। और तो चेक बॉक्स के अंदर मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही कर सकता था, इसके अंदर मैं किसी एक को भी कर सकता हूँ, या फिर मैं दो को कर सकता हूँ, या दो को भी कर सकता हूँ, या फिर मैं तीनों को ही कर सकता हूँ सेलेक्ट। तो ये होते हैं हमारे चेक बॉक्स। सो आई होप आपको चेक बॉक्स भी समझ में आ गया होगा, चेक बॉक्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट देख लिया, इनपुट टाइप रेडियो देख लिया, एंड इनपुट टाइप रेडियो देख लिया, एंड इनपुट टाइप चेक बॉक्स देख लिया। अभी हम देखने वाले हैं इनपुट टाइप सबमिट। और सबमिट के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ सबमिट। मैं करता हूँ इसे सेव, और यहाँ पे मैं एक और BR टैग लगा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी एक बटन टाइप बन गई सबमिट। तो जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये तो अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी डाटा फिल किया होता और अगर ये पेज सर्वर से कनेक्ट होता तो मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन फिल करता वो मेरे सर्वर पे सेंड हो जाती। तो ये हमारी हो गई सबमिट बटन। मैं फिर से इसे जूम कर लेता हूँ, ये देखिए, ये होगी हमारी सबमिट बटन। अब सबमिट बटन के बाद मैं क्रिएट करूँगा इनपुट टाइप बटन। मैं एक सिंपल बटन क्रिएट करूँगा और इसके अंदर मैं वैल्यू लिख दूँगा क्लिक हेयर। अभी मैं इसे सेव करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, अभी मेरी एक बटन बन के तैयार हो गई है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से एक क्लिकेबल बटन बन जाएगी। तो आप इस बटन के अंदर कोई भी लिंक डाल सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। तो हमने देखा कि हम इनपुट टाइप टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनपुट टाइप रेडियो कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप बटन। एंड ये पांचों ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे कोड के अंदर। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक बेसिक आपको बता दिया। एक चीज़ मैं आपको और इसके अंदर
बताना चाहूँगा एक चीज़ और मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टैग है फॉर्म के अंदर, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं नेम में दे दूँगा मैसेज। और अब मुझे इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स सेट करनी है, तो वो मैं कर देता हूँ। तो रोज में कर देता हूँ 10 एंड कॉल्स में कर देता हूँ 20। इसे मैं करूँगा क्लोज। और अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, मस्त सा आउटपुट एकदम। ये देखिए, तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसा क्रिएट हो गया। और आपने ये बॉक्स मैं ये बोल सकता हूँ, आपने इस टाइप का बॉक्स मोस्टली सभी वेबसाइट्स में देखा होगा। मेनली जो हमारी ब्लॉग वेबसाइट होती हैं उनके अंदर यहाँ पे आप अपना कमेंट वगैरह कर सकते हो। और इवन आप इस बॉक्स को छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। जो मैंने इसमें रोज एंड कॉलम्स दी हुई हैं वो इसकी लिमिट है, आप इससे छोटा ऐसे नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इससे बड़ा इसे कर सकते हो। और आप इसे कितना भी बड़ा कर सकते हो, जैसा ये आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने इसे कितना बड़ा कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, अब मैं इसे और भी बड़ा कर सकता हूँ, मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। तो आप इसमें जो कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो और इसमें कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो एक ये काफ़ी मज़ेदार टैग है HTML फॉर्म्स के अंदर एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देखा HTML फॉर्म्स एंड आई फ्रेम्स क्या होते हैं और HTML फॉर्म्स क्या होते हैं। और HTML फॉर्म्स के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट और एट्रीब्यूट्स थे उनके बारे में हमने बात की। एंड आई होप आपको HTML फॉर्म्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है HTML के अंदर। सो एट पार्ट के अंदर हमने बात की HTML फॉर्म्स और आई फ्रेम्स के बारे में। सो अभी हम चलते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ। सो गाइस, 9th पार्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये क्यों आखिर इतने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर। सो बेसिकली HTML सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली describes its meaning to both the browser and the developer. Examples of non-semantic elements are div and span tag tells nothing about its content. Examples of semantic elements form tag, table tag and article tag clearly defines its content. So I hope मैंने ये जो टेक्स्ट लगा हुआ है आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। और अगर आइडिया नहीं भी लगाया तो मैं आपको समझा देता हूँ। सो बेसिकली सेमेंटिक एलिमेंट्स काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर क्या होता है कि सेमेंटिक एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम से ही आप ये पता कर सकते हो कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होने वाले हैं और इनके अंदर किस टाइप का कंटेंट आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, पहले मैं अगर नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स की बात करूँ, डिव टैग और स्पैन टैग। अब हमको ये नहीं पता कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप डिव टैग का यूज़ करिए तो ये उसे इस नाम से नहीं पता चलने वाला है कि डिव टैग किस लिए यूज़ होता है, डिव टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, नाम से ये नहीं पता चल रहा है। एंड सेम फॉर स्पैन टैग का भी नाम से नहीं पता चल रहा है कि स्पैन टैग क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं सेमेंटिक एलिमेंट्स की बात करूं जैसे फॉर्म टैग, अब हमको फॉर्म टैग के नाम से ही पता चल रहा है फॉर्म, मतलब ये फॉर्म टैग सिंपल है, फॉर्म के लिए यूज़ होगा, फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा। टेबल टैग सिंपल है, नाम से पता चल रहा है टेबल, तो सिंपल है कि जो टेबल टैग है टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा। तो ये हमको और जो हमारा ब्राउज़र है उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कि ये टैग किस लिए यूज़ होने वाला है, वो नाम देख के ही समझ जाएगा कि हाँ ये टेबल टैग है तो ये टेबल क्रिएट करने के लिए ही यूज़ होगा। एंड मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखा है आर्टिकल टैग, तो वो भी सिंपल नाम से पता चल रहा है, अब वो आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए यूज़ होगा हमारा आर्टिकल टैग। तो ये होते हैं हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स। मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया है कि सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये एक मैंने तो यहाँ पे एक सेमेंटिक एलिमेंट्स का एक लेआउट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है।
जिसे मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम HTML से एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले होता है हेडर, उसके बाद होता है नेविगेशन, उसके बाद होता है सेक्शन एंड आर्टिकल्स, और साइड में होता है असाइड, और एट द एंड होता है फुटर। तो मैंने यहाँ पर ये जो भी लिखे हुए हैं ना, हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर एंड असाइड, ये टैग्स हैं, ये पार्टिकुलर HTML के अंदर टैग्स हैं जिन्हें हम सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। और अब मैं एक बात बताऊँ आपको, आप अगर इस टाइप का लेआउट क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप सिंपल डिप टैग का यूज़ करके कर सकते हो। आप यहाँ पे डिप टैग करोगे क्रिएट, आप एक डिप टैग यहाँ पे करो क्रिएट, एक डिप टैग आप यहाँ पे क्रिएट करो। सो आपको बेसिकली 1 2 3 4 5 6 आपको 6 डिप टैग क्रिएट करने होंगे सेम, और उन डिप टैग्स का यूज़ करके आप इजीली ऐसा लेआउट क्रिएट कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन उन डिप टैग का यूज़ करके ना हमको ही पता चलने वाला है कि ये डिप टैग किस लिए यूज़ हो रहा है, ना जो हमारा ब्राउज़र है उसको ये पता चलने वाला है कि ये डिप टैग किस लिए यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टिकुलर उस चीज़ के लिए उसी टैग का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि अगर मुझे हेडर करना है क्रिएट तो मैं हेडर टैग का यूज़ करूँगा। अगर मुझे नेविगेशन बार क्रिएट करना है तो मैं नेविगेशन टैग का यूज़ करूँगा। अगर मुझे सेक्शन क्रिएट करना है तो मैं सेक्शन टैग का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से मैं पार्टिकुलर जो जगह है उसके लिए एक पार्टिकुलर टैग बना हुआ है। अगर मैं उन्हीं टैग्स को यूज़ करता हूँ तो जो हमारा ब्राउज़र है वो भी काफ़ी अच्छे से समझ पाएगा इनको, और हम भी काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए हम सेमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए। और मैं आपको एक और लेआउट और दिखा देता हूँ जो एक बड़ी वेबसाइट का लेआउट होता है बेसिकली। जैसे कि ये मैंने अब लगा हुआ है HTML पेज लेआउट। सो एक बेसिक HTML के पेज का लेआउट होता है। तो सबसे पहले होती है बॉडी, जो कि हमारा पूरा वेब पेज होता है। उसके बाद होता है हेडर, और हेडर के अंदर होता है नेविगेशन। इसके बाद के 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज ये, पहला ये एंड दूसरा वाला ये। तो जो पहला वाला है उसके अंदर हम हेडिंग वगैरह लिखते हैं, हेडर, और उसके अंदर फिर हम लिखते हैं आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पैराग्राफ है, हेडर है, और असाइड है, और फुटर भी है। और जो हमारा सेकंड वाला सेक्शन है उसके अंदर हम एक हेडर बनाते हैं, और फिर उसके अंदर हम नेविगेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम लिंक्स वगैरह डालते हैं, और एट द एंड आता है हमारा फुटर। तो ये एक बेसिक पेज लेआउट होता है HTML के अंदर। और यहाँ पे मैंने जो भी ये नाम लिखे हुए हैं, बॉडी, हेडर, नेविगेशन एंड आर्टिकल, पैराग्राफ, असाइड, फुटर, तो ये सब टैग्स हैं, ये सब सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं। तो अब जब भी इस टाइप का पेज लेआउट क्रिएट करने जाओ तो आपको इनका ही यूज़ करना है, आपको इन टैग का यूज़ करना है, आपको डिप टैग का यूज़ नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, और किस तरीके से यूज़। और अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्म को हटा देता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लूँगा सेक्शन टैग का यूज़ करके। और इस सेक्शन के अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले दिस इज़ आ हेडिंग 1, और फिर मैं एक पैराग्राफ लिख लूँगा दिस इज़ आ पैराग्राफ 1। अभी हमारा पहला सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक और सेक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, और इसके अंदर मैं भी सेम चीज़ें लिखूँगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे मैं हेडिंग 2 कर दूँगा, यहाँ पे मैं पैराग्राफ 2 कर दूँगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं।
तो ये देखिए, दिस इज़ अ हेडिंग 1, दिस इज़ अ पैराग्राफ 1 और दिस इज़ अ हेडिंग 2, दिस इज़ अ पैराग्राफ 2। तो ये दो सेक्स तो अब ये दो सेक्शंस में डिवाइड हो चुका है, बिकॉज मैंने यहाँ पर सेक्शन टैग का यूज़ किया हुआ है। सो कुछ इस तरीके से आप सिंपल, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ उन टैग का यूज़ करना है जहाँ भी आप चीज़ें क्रिएट करने वाले हो। सो आई होप आपको HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इन्हें हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो ये था हमारा 9th पार्ट। अभी हम चलते हैं अपने लास्ट और 10th पार्ट की तरफ। सो गाइस, अपने 10th पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं वीडियो और ऑडियो की। हमने ये तो देख लिया है कि हम कैसे इमेजेस को ऐड कर सकते हैं HTML के अंदर। अब हम देखने वाले हैं हम वीडियो और ऑडियो को भी ऐड कर सकते हैं अपने HTML वेब पेज के अंदर, जो कि हमारी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं यहाँ पे वीडियो टैग का यूज़ करूँगा सिंपल, और वीडियो टैग के अंदर मैं उस वीडियो की लिंक डाल सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो का नेम लिखूँगा, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं सिंपल वीडियो का नाम लिख के उसे डाल दूँगा। और यहाँ पे हमने उसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकता हूँ, तो मैं उसकी विड्थ सेट कर देता हूँ, सपोज करिए 200 पिक्सल, और हाइट में उसकी सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल। और अब मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा जो कि है कंट्रोल्स। अब मैं इसे सेव करूँगा और आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी वीडियो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्ले हो जाएगी। तो आपको इसकी साउंड भी सुनाई दे रही होगी, और वीडियो में काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आ चुके हैं। मैं इसे पॉज प्ले कर सकता हूँ, मैं इसे फुल स्क्रीन पे भी खोल सकता हूँ, मैं इसे बैक भी करके देख सकता हूँ, और मैं इसका वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, मैं इसे पॉज कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, मैंने यहाँ पे लिखा था कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स जो एट्रीब्यूट है वो हमको वीडियो के वॉल्यूम को कंट्रोल करने में और उसे पॉज प्ले करने में, फुल स्क्रीन पे देखने के लिए हेल्पफुल रहता है। अगर मैं इसे हटा दूं और अब मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं मिलने वाला, और आप वीडियो को भी प्ले नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोल्स, और यहाँ पे मैं वीडियो का टाइप भी लिखूँगा। वीडियो का टाइप कौन सा है, वीडियो हमारी MP4 है या फिर कौन सा वाला टाइप है वीडियो का, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा वीडियो /MP4। तो ये टाइप लिखना भी तो आप टाइप एट्रीब्यूट भी का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक वीडियो को इम्पोर्ट कर सकते हो HTML के अंदर, और उसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट की बात करूँ जो कि है म्यूटेड, और नाम से आपको पता चल ही रहा होगा, इससे जो वीडियो की साउंड होगी वो म्यूट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे जो साउंड है वो म्यूट हो चुकी है। सो इस तरीके से अगर आपको वीडियो की साउंड म्यूट करनी है तो आप इस एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो टैग काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऑडियो भी इसी तरह से है। अगर मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लूँ और मैं नीचे से पेस्ट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो की जगह ऑडियो कर दूँगा, और जो हमारी ऑडियो की फाइल है वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। तो उसका नाम था मैंने ऑडियो, और टाइप जो है टाइप में कर दूँगा यहाँ पे ऑडियो /MP3, और विड्थ और हाइट में सेम ही रखता हूँ, और कंट्रोल C में रखता हूँ, और यहाँ पर वीडियो की जगह मैं कर दूँगा ऑडियो। और बेसिकली इसके अंदर मुझे विड्थ और हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। और अभी हम इसे सेव करते हैं, मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी ऑडियो भी इंसर्ट हो चुकी है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए, मैं से यहाँ पर इसे
15 सेकंड फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, ये देखिए, और मैं इसे 15 सेकंड बैकवर्ड भी कर सकता हूँ, ये देखिए। मैं इसे पॉज भी कर सकता हूँ और मैं इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप ऑडियो और वीडियो को काफ़ी अच्छे से इंपोर्ट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो ये था हमारा 10th पार्ट ऑडियो एंड वीडियो से रिलेटेड। तो मैंने इस HTML कोर्स के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्टली यूज होने वाले कॉन्सेप्ट से उनको कवर कर लिया है। मैंने मोस्टली सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, एंड आई होप आपको सभी टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखा, उनको प्रैक्टिकली समझा। सो आई होप आपको सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर today guys. I hope you guys like this video, so make sure to hit the like button and subscribe to our YouTube channel for more amazing content. So guys, till then, keep learning and keep growing. See you guys in the next video. Thank you.